हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शुभम। अब आज की क्लास में हम लोग वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे, है ना। पिछली क्लास में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता या इंग्लिश में वैदिक पीरियड, सिविलाइजेशन भी लिख सकते हैं ना, वैदिक सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता के बाद जो सभ्यता प्रकाश में आई उसको हम लोग वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं ना। और वैदिक सभ्यता क्या है कि इसका चलिए हम लोग कालखंड देख लेते हैं कि ये सभ्यता कब से कब तक मानी जाती है ना। तो वैदिक सभ्यता हमारी 1500 ईसा पूर्व से, है ना, हमारी 600 ईसा पूर्व तक, है ना। तो जो वैदिक सभ्यता का कालखंड है वो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, है ना। तो वैदिक सभ्यता जो है वो दो भागों में है। तो पहले को हम लोग जानते हैं, चलिए देख लेते हैं क्या क्या है ना। पहला भाग है पूर्व वैदिक, पूर्व वैदिक काल, है ना, या इसी को हम लोग जानते हैं ऋग वैदिक, ऋग वैदिक काल। और दूसरा है उत्तर वैदिक, है ना। चलिए, तो जो वैदिक सभ्यता है वो दो भागों में है। पहला है पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक पीरियड और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो जो ये हमारा ये ऋग वैदिक काल है इसका कालखंड माना जाता है, चलिए 1500 से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, है ना। ये हमारा ऋग वैदिक काल का पीरियड माना जाता है। और उत्तर वैदिक का पीरियड माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, है ना। चलिए, तो हम लोग वो देखे थे हड़प्पा सभ्यता 2500 1750, है ना, कार्बन डेटिंग पद्धति से। और इसका कालखंड क्या है कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ऋग वैदिक पीरियड है और उत्तर वैदिक पीरियड 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि इसका नामकरण वैदिक काल, वैदिक सभ्यता क्यों पड़ा, है ना। तो हम लोग देखे थे कि इतिहास हमें 3 भागों में मिलता है ना, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, है ना, आद्यैतिहासिक, ऐतिहासिक, और क्या था, ऐतिहासिक। तो हम लोग देखे थे कि जिसमें क्या है पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलते हैं और साथ ही साथ लिखित साक्ष्य मिलते हैं। पुरातात्विक, और लिखित साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं उनको पढ़ा भी जा सका, है ना। तो ये जो सभ्यता मानी जाती है वो ऐतिहासिक पीरियड की सभ्यता है ना। और इसमें मुख्य रूप से जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं वो है वेद। तो वेदों से जिसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है उसे हम वैदिक सभ्यता के रूप में जानते हैं ना। इसीलिए
ठीक है ना। चलिए, तो ये वेदों से जानकारी प्राप्त होती है, इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि चार प्रकार के वेद हैं, है ना। ऋग्वेद, ठीक है ना। ये 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। आगे हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक पीरियड की जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है ना। इसीलिए तो पहले हम लोग क्या देखेंगे इसमें, ऋग्वैदिक पीरियड, है ना। इसमें हम लोग पहले ऋग्वैदिक काल देखेंगे, ठीक है। अभी तो मान लीजिए, अभी आज के लेक्चर में हम लोग यही प्रारंभिक जानकारी देखेंगे ना, फिर उसके बाद हम लोग ऋग्वैदिक को देखेंगे। तो वेदों से जानकारी इसकी प्राप्त होती है ना। तो 2 तरह के साक्ष्य हैं जानकारी के। पहला होते हैं ऐतिहासिक साक्ष्य, है ना, साहित्यिक साक्ष्य, ठीक है, और हैं पुरातात्विक। तो 2 तरह के साक्ष्य हैं, पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य। तो साहित्यिक साक्ष्य में हमें हो गया वेद, है ना। वेद ये साहित्यिक साक्ष्य है। और पुरातात्विक साक्ष्य हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो पुरातात्विक साक्ष्य में हम लोग क्या है, मुख्य रूप से 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, है ना। एक है बोगाजकोई, अभिलेख, है ना। एक है कस्सी अभिलेख। तो ये हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, है ना। ये 1400 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व का ये अभिलेख प्राप्त होता है, बोगाजकोई अभिलेख। इसमें क्या है, 4 प्रमुख देवताओं का उल्लेख प्राप्त होता है ना। कौन कौन से देवता हैं, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, है ना। नासत्य अश्विनी, ठीक है ना। तो इनसे प्रमाण मिलता है कि ऋग्वैदिक पीरियड के देवता है ना। तो ये अभिलेख भी जानकारी देता है ऋग्वैदिक पीरियड की। और एक कस्सी अभिलेख है, कस्सी अभिलेख में मिलता है कि ईरानी आर्य की जो सभ्यता है ना, ईरानी आर्य की एक शाखा है जो भारत आई थी, इसका प्रमाण है ना। तो इसका टाइम पीरियड है 1600 ईसा पूर्व, 1600 ईसा पूर्व का ये अभिलेख है। तो इसमें ईरानी आर्य के भारत आगमन जानकारी। तो हम लोगों ने देखा कि जो सभ्यता है वो क्या है, उसकी जानकारी में 2 तरीके से प्राप्त होगी। पहला है साहित्यिक साक्ष्य मिलेंगे, दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य। तो साहित्यिक साक्ष्य मुख्य है, यहाँ वेद हैं, साहित्यिक साक्ष्य है ना। और पुरातात्विक साक्ष्य में 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, एक बोगाजकोई अभिलेख, दूसरा है कस्सी अभिलेख, ठीक है। तो बोगाजकोई अभिलेख में 4 प्रमुख देवता हैं, इनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और कस्सी अभिलेख में ये जानकारी प्राप्त होती है कि ईरानी आर्य की शाखा है वो भारत में आगमन हुए थे। इसका काल पीरियड है, ये 1600 ईसा पूर्व का अभिलेख है और ये 1400 ईसा पूर्व का, है ना। तो ये हम लोगों की जानकारी के विषय में हो गया, है ना। चलिए,
अब इसका एक नाम और है, इसका एक नाम और है, इसे आर्य सभ्यता भी बोलते हैं ना। आर्य सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस सभ्यता के निवासी जो हैं वो आर्य हैं, है ना। इनके निवासी आर्य कहलाते थे। और आर्यों का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन या अभिजात, ठीक है। तो ये आर्य हैं, तो इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। और आर्य सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके मूल निवासी जो हैं वो आर्य हैं, है ना। चलिए, तो अब क्या है, जो आर्य हैं, तो आर्यों के मूल निवास के लिए, है ना, इनका मूल निवास कहाँ था, उसमें अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। उसको थोड़ा सा देख लेते हैं किस विद्वान ने क्या कहा है ना। तो ये है विद्वान, चलिए बनाते हैं। और उनके मत, ठीक है। ये हैं आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में, है ना, बोला है आर्यों के मूल निवास कि आर्य कहाँ के निवासी हैं, है ना। इस संबंध में क्या बोला है विद्वान ने, देखिए, चल देखते हैं। तो पहला जो है, तो पहले हैं मैक्स मूलर, है ना। इन्होंने कहा है कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया के मूल निवासी हैं, ना। इन्हें स्थान बताया, स्थान का नाम बताया मध्य एशिया, ठीक है। और इसका इन्होंने उल्लेख किया है, इनकी पुस्तक है नीचे लिख देते हैं, द लेक्चर ऑफ साइंस ऑफ लैंग्वेज, है ना। ये इनकी पुस्तक है मैक्स मूलर की। उन्होंने बताया है कि मध्य एशिया, इसमें बताया उन्होंने कि मध्य एशिया जो है आर्यों का मूल स्थान है। चलिए, दूसरे देखते हैं हम लोग। बाल गंगाधर तिलक, है ना। इन्होंने क्या बोला है कि जो आर्य हैं उनका मूल निवास स्थान है ध्रुवीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश या उत्तरी ध्रुव। और इनकी पुस्तक है दी आर्कटिक होम ऑफ आर्यन। तो दूसरा बाल गंगाधर तिलक जी, है ना, इन्होंने बोला है कि ध्रुवीय प्रदेश या उत्तरी ध्रुव में पुस्तक जिसमें इन्होंने ये बताया है, वो पुस्तक का नाम है द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, है ना। चलिए और देख लेते हैं। तीसरे हैं दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक, है ना। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो आर्य हैं उनका मूल निवास जो है वो क्या है, तिब्बत है ना, तिब्बत। और
सत्यार्थ प्रकाश में इसका उल्लेख किया है ना। चलिए, तो तीसरे हो गए दयानंद सरस्वती। इन्होंने तिब्बत मूल स्थान बताया है और पुस्तक का नाम है जिसमें इन्होंने बताया है उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। चलिए, अब चलिए थोड़ा सा और 2-3 मत हैं उनको देख लेते हैं ना। चौथे नंबर के हैं प्रोफेसर पेन का, है ना। इन्होंने क्या बोला है कि जर्मनी मूल निवास स्थान है ना आर्यों का। 5वें नंबर में है अविनाश चंद्र दास। इन्होंने सप्त सैंधव को बताया है, सप्त सैंधव प्रदेश। अविनाश चंद्र दास, इन्होंने मूल निवास स्थान बताया है सप्त सैंधव प्रदेश। पुस्तक, किस पुस्तक में उल्लेख किया है वो है ऋग्वैदिक इंडिया, है ना, ऋग्वैदिक इंडिया। तो ऋग्वैदिक इंडिया पुस्तक है जिसमें इन्होंने बताया है कि सप्त सैंधव प्रदेश जो है आर्यों का मूल निवास स्थान है। ठीक है, हैं 6ठे नंबर में गंगानाथ झा, है ना। इन्होंने बताया है ब्रह्मर्षि देश, है ना। गंगानाथ झा, इन्होंने ब्रह्मर्षि देश निवास स्थान बताया है ना। चलिए, ये हो गया। प्रमुख विद्वान है इतिहासकार, उन्होंने ये भी बताया है कि जो आर्य हैं, जो इस वैदिक सभ्यता के मूल निवासी हैं, तो उनका जो मूल स्थान है वो कहाँ निवास की, उस संबंध में अलग अलग विद्वानों के मत हैं, अलग अलग है ना। लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो मैक्स मूलर का मत है ना। मैक्स मूलर का जो मत है वो सबसे मान्यता प्राप्त मत है। उन्होंने क्या बोला है, हम लोगों ने देखा कि ये मध्य एशिया को इन्होंने बताया है, मध्य एशिया मूल निवास स्थान है ना। चलिए, तो आज हम लोगों ने वैदिक सभ्यता की प्रारंभिक जानकारी देखी है ना, इसका कालखंड देखा है ना, और जो आर्य हैं उनके मूल निवास स्थान के संबंध में, है ना, अलग अलग विद्वानों के जो मत है उसको देखा, और हम लोगों ने इसकी जानकारी सभ्यता की कहाँ से प्राप्त होती है उसके बारे में देखा है ना। चलिए, आगे क्लास में हम लोग आगे देखेंगे, है ना। थैंक यू।